करीब 5 साल पहले दुनिया के लगभग 90% आबादी एस्टेरॉयड टकराने की वजह से गायब हो चुके हैं। हमारे इस प्यारे से पृथ्वी की हालत बिल्कुल मेरे फटे चड्डी की तरह हो चुकी है। गांव के गांव, शहर के शहर, देश के देश बर्बाद हो चुके हैं। वैसे देश बर्बाद करने के लिए एस्टेरॉयड की नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस ही काफी है। खैर छोड़ो, एस्टेरॉयड के हमले से जो लोग बच गए हैं उनके लिए रहने की जगह नहीं बची। खुला आसमान तो उनके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी हो गई है। पता नहीं कब बरस पड़े ये एस्टेरॉयड के छोटे छोटे हिस्से। इसीलिए लोग अब सुरंगों में, बंकर्स में रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बहुत खराब है। वो लोग अभी भी बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। बाहर की रेडिएशन तुम्हारी टॉक्सिक रिलेशनशिप से कम नहीं है, जला रही है इनके चेहरे। और हाँ, ये लोग ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ऐसे ही टॉक्सिक रेडिएशन से भरी इलाके में हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी बंकर के लिए कुछ सामान ढूंढने आया होता है बाहर। समंदर के किनारे उसे कुछ लाइफ बोट्स नजर आते हैं, लेकिन इनमें उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद एक टूटी फूटी जहाज की तरफ बढ़ना शुरू करता है। यहाँ पर उसे कुछ जरूरी सामान मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा देर के लिए रुक नहीं पाता। एक बड़ी सी रेडिएशन स्टॉर्म आ रही है। तुम इसे एनर्जी स्टॉर्म भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो ना कितनी भयंकर है। हाँ, बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कम है। लेकिन जॉन इसकी चपेट में आने से पहले ही बंकर में चला आता है। इसके बाद जॉन पाइपलाइन ठीक करता है, जिसके जरिए पूरे बंकर को पानी आती है। फिर वो अपने बीबी एलिसन और बेटे नेथन से मिलता है। एलिसन बंकर के इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है। पूरी फैमिली एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। बस यही कहना था मुझे। वैसे जॉन का भी काम कम नहीं है। उसी की वजह से बंकर में पानी आते हैं, बाहर से जरूरी सामान आते हैं। खैर छोड़ो, क्योंकि अब जो होने वाला है, दिल थाम के बैठिए। बहुत हो गई बंकर की जिंदगी। अचानक ही बहुत तेज भूकंप आती है। पूरे बंकर में हलचल मच जाती है। ये बंकर जमीन में ढहने वाली है। जॉन जरूरी सामान उठाता है और अपने परिवार को लेकर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन मेन रास्ता बंद है। इसीलिए ये दूसरी तरफ से निकल आते हैं। रेडिएशन की वजह से इन्हें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। रास्ते में इन्हें डॉक्टर आमिना मिलती है, जो गिर गई थी। ये उसकी मदद करते हैं और वो भी इनके साथ निकल पड़ती है। सभी लोग समंदर की तरफ जा रहे हैं, लाइफ बोट की तरफ। लोगों की पागलपंती की वजह से कई बोट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। किसी तरह से जॉन अपने परिवार के साथ एक बोट पर चढ़ता है। बस कुछ ही लोग यहाँ से निकल पाते हैं। बोट की कमी की वजह से बहुत सारे लोग यहीं पर रह जाते हैं। फिर आती है सुनामी। जितने भी लोग रह गए थे वो सारे इस सुनामी में मारे जाते हैं। जॉन की बोट किसी तरह से सुनामी को पार करते हैं। अगले 2-3 दिनों तक बस ऐसे ही समंदर की सफर करते रहते हैं, किसी जमीन तक पहुंचने की उम्मीद में। एक बार इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो जॉन ठीक कर लेता है, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद गैस खत्म हो जाती है और अब ये समंदर के बीचों बीच पता नहीं कहां पर फंस चुके हैं। फिलहाल इन्हें बस समंदर की लहरों की भरोसा है, जो शायद उन्हें किसी दिशा पर बहा ले जाए, किसी जमीन की तरफ। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आखिरकार उनकी बोट शायद किसी जमीन से टकराती है, लेकिन बाहर निकलने पर ये देखते हैं ये जमीन नहीं है, ये तो लिवरपूल है, इंग्लैंड। पूरी तरीके से लगभग पानी के नीचे आ चुकी है। इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बिल्कुल खाली वीरान पड़ा हुआ है। खैर, ये ऊंची जगह की तरफ जाते हैं। इन्हें लगा था यहाँ पर कोई नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ लोग नजर आते हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, यह रेडिएशन ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा तो है, और इसी के असर से इनके चेहरे, इनका बदन, इनकी बदन पे छाले पड़ चुके हैं। और ये इस दुनिया में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ये बस किसी तरह से जी रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ पर बंकर भी है, लेकिन किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। एंट्री के लिए चाहिए क्लियरेंस बैज, और वो इन गरीब लोगों के पास नहीं है। जॉन और उसके साथी भी एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। एलिसन इन्हें अपनी बैज दिखाती है तो सिर्फ उसे एंट्री दी जाती है, लेकिन उसके परिवार को नहीं। यहाँ पर इनके साथ एडम है। ये चाहता है कि उसे भी एंट्री दी जाए, हालांकि उसके पास बैज नहीं है, कहीं खो चुकी है। गार्ड्स मना कर रहे होते हैं बार बार, लेकिन एडम भी अपने जिद पे अड़ा होता है तो गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। ये इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि आसमान से वही खतरनाक तूफान आ रही है सबकी गांड फाड़ने। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जॉन एक गाड़ी वाले से टकराता है, उससे रिक्वेस्ट करता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाने की, लेकिन ये गाड़ी वाला, जिसका नाम है ओबी, कुछ मांगता है जैसे उसकी घड़ी। तो मजबूरी में जॉन उसे देने के लिए तैयार हो जाता है घड़ी। तो बस जॉन इसकी गाड़ी में अपने परिवार के साथ जितना दूर हो सके निकलने लगता है। बाकी लोगों का क्या हुआ मुझे खुद नहीं जानना। डॉक्टर आमिना क्रेटा के बारे में बात करते हैं, उस जगह के बारे में जहां बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। इनका मानना है, और लोगों में कानाफूसी भी है, कि वहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है और वो जगह बिल्कुल रहने लायक है। वहां रेडिएशन के नामो निशान भी नहीं है। काफी दूर आने के बाद ये थोड़ी आराम के लिए रुकते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि जमीन हिला रही है, कांप रही है। एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल उन्हीं के ऊपर से गुजरने वाली है। ये सभी पेड़ को पकड़ लेते हैं कस के, लेकिन ओबी
भी अपने बहन को हटाने जाता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है और बेचारा इसी चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। एस्टेरॉइड्स अपनी जलवा दिखा चुके हैं। जॉन अपने परिवार के साथ यहाँ से निकलने से पहले ओबी के बहन से कुछ जरूरी सामान लेता है और फिर चला जाता है अपने रास्ते। इसी लंदन में ये अपने पुराने साथी रिश्तेदार मैकेंजी से मिलते हैं। वो यहाँ पर ऐसे लोगों को पनाह दे रखी है जिन्हें अल्जाइमर से या फिर उन लोगों को जो बूढ़े हो चुके हैं और इनके देखभाल के लिए कोई नहीं है। आज रात जॉन अपने फैमिली के साथ यहीं पर बिताने वाला है। रात होने पर एलिसन खांसने की आवाज सुनती है। देखती है कि वॉशरूम के अंदर जॉन काफी गंभीर हालत में है। उसकी खांसने से खून भी निकल रही है। मामला सीरियस है लेकिन जॉन बताना नहीं चाहता। लेकिन एलिसन की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से वो कहता है उसकी बार बार बंकर से बाहर जाने की वजह से ही रेडिएशन उस पर बहुत गहरा असर कर चुका है और शायद वो बस 6 से 8 हफ्तों के मेहमान है। एलिसन अब नहीं चाहती यहाँ से कहीं भी जाना क्योंकि जॉन के पास जितने भी दिन बचे हैं वो बस हंसी खुशी एक साथ यहीं पर बिताना चाहती है। लेकिन जॉन नहीं सुनता क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई भविष्य नहीं है। अगर क्रेटा के बारे में लोग जो भी बात करते हैं वो सही है तो उनकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। सुबह होते ही पूरी फैमिली निकलने की तैयारी करते हैं। मैकेंजी उनकी प्रोटेक्शन के लिए जॉन को बंदूक देती है और सफर के लिए गाड़ी भी। इनकी सफर की शुरुआत हो चुकी है। काफी हंसी मजाक करते हुए सफर में चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक ही इनकी गाड़ी पर गोली चलती है। डॉक्टर आमिना जख्मी हो गई है। दरअसल 2 लोग इनकी गाड़ी छीनना चाहते हैं। जॉन और उनके बीच बहुत गोलीबारी होती है। जॉन ने एक को निपटा दिया है लेकिन उसके बुलेट्स खत्म हो गई है और जैसे ही अगला बंदा इसे मारने वाला होता है तभी एलिसन उस आदमी को ठोक देती है। सुबह होते ही ये डॉक्टर आमिना को दफना देते हैं और फिर से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। क्रेटा की तरफ जाते हुए इनके सामने इंग्लिश चैनल आती है। इसकी पानी पूरी तरीके से सूख गई है तो ये गाड़ी लेकर ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें अपनी गाड़ी छोड़ना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत बड़ी खाई है और पीछे वो जा नहीं सकते और इसे पार करने की बंदोबस्त तो है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। नेथन की पहले से ही फटी पड़ी है। जॉन उसे साहस देता है। ये पार करना शुरू करते हैं। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगती है और ये बस किसी तरह से अपने आप को संभालते हैं। खाई के बीच में एक छोटा सा स्टेशन है और अगला रास्ता शुरू होती है सीढ़ियों से। इनका ये सफर भी शुरू होती है लेकिन जब वो सीढ़ियों के बीच में होते हैं तभी अचानक ही भूकंप शुरू हो जाती है। उनकी बाजू वाला सीढ़ी ना गिरने वाली है तो उसमें जो आदमी था ना खुद को बचाने के लिए किसी को फेंक देता है लेकिन फिर भी वो सीढ़ी गिरने वाली है तो वो आदमी इनकी सीढ़ी की तरफ छलांग लगाता है जिससे ये किसी तरह से मरते मरते बचते हैं। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी वो भड़वा मारा जाता है। भूकंप अभी भी जारी है। पीछे की रोप लाइन कट जाती है और जितने भी लोग थे वो सीधा गिरते हैं खाई में। खैर बड़ी मुश्किल से ये मुसीबत पार कर लेते हैं। अपनी सफर में ये क्रेटा जैसी छोटी सी जगह देखते हैं जो पूरी तरीके से बंजर है। इसीलिए इनके अंदर भी जो बड़ा वाला एस्टेरॉइड गिरा था वहाँ पर जिंदगी होगी या नहीं इस पे डाउट होने लगती है। खैर फिर भी ये अपनी सफर जारी रखते हैं। रास्ते में डेनिस नाम का एक बंदा इन पर बंदूक तान देता है लेकिन जब यह सुनता है कि ये क्रेटा की तरफ जाने वाले हैं तो इनकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इन्हें अपने साथ खुद के अड्डे की तरफ ले आता है जो नॉर्दर्न फ्रांस की तरफ है जहाँ वो अपनी बेटी कैमिलिया और पत्नी जूलिया के साथ रहता है। ये बेचारी चल बोल नहीं पाती। रेडिएशन की वजह से ही इसकी ऐसी हालत हुई है। डेनिस जॉन और उसकी पूरी फैमिली को खाने के लिए खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है। डिनर के दौरान डेनिस बताता है कि क्रेटा बहुत ही खतरनाक जगह है यानी उसके आसपास के इलाका। क्रेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हर वक्त मिलिट्री होती है ताकि कोई भी आंडू पांडू इन्वेड ना कर सके। डेनिस के पास क्रेटा के बारे में बहुत सारे नॉलेज है क्योंकि उसे भी लगता है क्रेटा पर जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि हो चुकी है। डेनिस जॉन को सही रास्ता समझा देता है, यहाँ तक कि अपने एक दोस्त जूनेट से मिलने के लिए भी कहता है जो उस इलाके में एक कमांडर है और उन्हें आसानी से क्रेटा तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो आखिर इन्हें पहचानेगा कैसे? इसके लिए डेनिस खुद की और जूनेट की एक पुरानी फोटो है वो जूनेट को देने के लिए कहता है ताकि वो आसानी से इन्हें पहचान जाए कि वो उसकी दोस्त के दोस्त है। अब आती है असली मुद्दे की बात। डेनिस आखिर उनके लिए इतना क्यों कर रहा है? वो खुद ही बताता है कि वो चाहता है कि जॉन कैमिलिया को अपने साथ ले जाए। यहाँ उसकी कोई भविष्य नहीं है और वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता। हालांकि जॉन ऐसा करने से हिचकिचा रहा होता है जबकि डेनिस उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी एलिसन इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसने नोटिस किया है नेथन और कैमिलिया एक साथ कितना अच्छा वक्त बिता रहे थे। तो बस अगले दिन ही सुबह सुबह कैमिलिया जॉन और उसके परिवार के साथ निकल लेती है। डेनिस ने अपनी गाड़ी भी दी है उसे। जॉन की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है तो ये थोड़ी आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनकी तरफ मिलिट्री आती है। ऑफिसर मेलिस फ्रेंच में कह रहे होते हैं कि यहाँ सिविलियंस की घूमना मना है। जॉन उसकी बातें समझ नहीं पा रहा तो कैमिलिया फ्रेंच में मेलिस से कहती है कि वो कमांडर जूनेट की तलाश कर रहे हैं। वो उसके पिता की दोस्त है। सब जानने के बाद मेलिस इन्हें कमांडर जूनेट और उसकी
उसकी बटालियन की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन इसके लिए इन्हें और जोन से गुजरना होगा। यहाँ चारों तरफ से गोलाबारी हो रही है। मेलिस सिर्फ कमांडर जूनेट के खातिर इन्हें ये वॉर जोन पार करवा देता है। सुबह होते होते ये एक बटालियन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो कमांडर जूनेट की तलाश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो शहीद हो गए हैं। क्रेटा तक पहुंचने की इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है, लेकिन जॉन हार नहीं मानता। यहाँ पर कुछ ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते। क्रेटा तक पहुंचने के लिए यहाँ पर और भी लोग आते हैं। आखिर वो उसकी बातों पर तवज्जो क्यों देंगे? फिर भी जॉन रिक्वेस्ट करता रहता है। ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो बस इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान है और एक पिता के तौर पे वो बस अपनी फैमिली को सुरक्षा देना चाहता है, एक सही और सुरक्षित जिंदगी की शुरुआत देकर। ऑफिसर उसकी बातें समझता है और फिर इन्हें उस बस तक पहुंचा देने के लिए कहता है जो क्रेटा की तरफ जाती है। आखिरकार इनकी क्रेटा की तरफ जाने की सपना पूरा हो रही है, लेकिन रास्ते में कुछ इंसर्जेंट्स बस पर हमला करते हैं। जो ऑफिसर इनकी सुरक्षा के लिए था वो मारा जाता है और अब ये इंसर्जेंट्स लोगों को बस से निकालने लगते हैं, लेकिन जॉन हार नहीं मानता। उसने प्रॉमिस किया हुआ है अपनी फैमिली को सुरक्षित क्रेटा तक पहुंचा देने की। बस के अंदर इस इंसर्जेंट को मार डालता है। उसकी मदद के लिए जब ये बाहर वाला इंसर्जेंट अंदर जाने की कोशिश करता है तो लोग उसके लंका लगा देते हैं। लेकिन गंभीर बात तो ये है कि लड़ाई के दौरान जॉन को भी गोली लग चुकी है। बस के ड्राइवर को मार दिया गया था, तो एलिसन बस चलाकर जल्दी जल्दी क्रेटा की तरफ बढ़ना शुरू करती है। तब तक नेथन जॉन की घाव को दबा कर रखता है। अब इससे आगे बस नहीं जा सकती, तो वो रोक देते हैं। इसके बाद पैदल चलकर क्रेटा की सरहद तक पहुंच जाते हैं। और हाँ, उन्होंने जो रूमर्स सुने थे क्रेटा के बारे में वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो जीने के लिए जरूरी है। सभी को बहुत खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी होती है जॉन को। उसने अपना वादा पूरा किया, अपने फैमिली को सुरक्षित उस जगह तक पहुंचा दिया जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, और यही बात उसके मन को खुशी दे रही है। अगले कुछ ही पलों में जॉन की मौत हो जाता है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जॉन अपने परिवार के साथ हर पल खड़ा रहा। उनके खुशी के पलों में, उनकी गमों के पलों में हर पल उनके साथ खड़ा रहा, जो एक अच्छे पिता, एक अच्छे हस्बैंड की निशानी है, और सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।